नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं स्नेहलता। चलिए अब रुक करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का। तो शुरुआत करेंगे जहां सीएम तीरथ सिंह रावत की एक समीक्षा बैठक है, क्योंकि इस कोरोना काल में बैठकों का दौर लगातार जारी है और बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर यह समीक्षा बैठक बुलाई गई है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम जिम्मेदार लोगों से चर्चा होनी है। 13 जिलों के डीएम शामिल हैं, उनसे जानकारी लेंगे, पूछताछ करेंगे। बढ़ते हुए मामलों पर क्या कमी है, किस तरीके की मदद चाहिए, उनके जिले का क्या हाल है, ये सारी चीजें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की जाएगी। तो ये अहम है, जहां 13 जिलों के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। रिपोर्ट्स देनी होगी, कोविड रोकथाम के लिए जरूरी जो चीजें हैं वो उन्हें बतानी होगी। समीक्षा बैठक सीएम तीरथ सिंह रावत ने समीक्षा बैठक करनी है। तमाम डीएम मौजूद रहेंगे 13 जिलों से, जो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर किस तरीके के हालात हैं, क्या कुछ और किया जा सकता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब देखा जा रहा है कि कोरोना के मामले सिर्फ 3-4 जिलों को छोड़कर पहाड़ों का भी रुख कर चुके हैं। कई ऐसे जिले हैं जहां पर उम्मीद नहीं थी और उतनी तेजी से कोरोना की रफ्तार देखने को मिली है। ऐसे में तमाम जिलों के आला कमान मौजूद रहेंगे और बताएंगे कि चुनौती क्या है। चलिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी विनोद का, देहरादून से हैं जुड़े, वो उनसे जानकारी लेते हैं। बताइए विनोद, कब मीटिंग होनी है? मीटिंग अब बहुत जरूरी है। क्या डीएम जो असल प्रॉब्लम है वो सामने रखेंगे? क्या कुछ उनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा? जी स्नेहलता, देखिए उत्तराखंड में बढ़ते कोविड के मामलों को लेकर आज मुख्यमंत्री सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभी अधिकारियों के साथ में कर रहे हैं। प्रदेश के जिला अधिकारी हैं और स्वास्थ्य अधिकारियों से वो फीडबैक ले रहे हैं, आखिरकार जो बढ़ता एक कोरोना संक्रमण है उस पर कैसे नियंत्रण हो। ऐसे में लगातार तमाम अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं और प्रदेश के अलग अलग जनपदों का हाल भी जिलाधिकारियों से ले रहे हैं, स्वास्थ्य अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, आखिरकार किस तरीके की नियंत्रण अब कोविड को लेकर किए जाए ताकि बढ़ती संख्या आंकड़ों की हो या फिर मौत की हो और उस पर नियंत्रण लगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है स्नेहलता, क्योंकि अब लगातार उत्तराखंड के तमाम जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर के साथ साथ नैनीताल, ये बड़े मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन अब पहाड़ी जो जनपद है उसमें भी लगातार कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ने लगे हैं। तो राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती और स्वास्थ्य विभाग के सामने ये चुनौती होती जा रही है कि आखिरकार किस तरह से मौत के आंकड़ों पर नियंत्रण करे, कोविड के मामलों पर नियंत्रण करे। इसी क्रम में आज करीब सुबह 10:30 बजे से मुख्यमंत्री सचिवालय में मौजूद हैं और प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ में बातचीत कर रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं। और मैं ये भी बताऊं स्नेहलता कि आज से 1 मई से उत्तराखंड में कोविड वैक्सीनेशन के अभियान की शुरुआत होनी थी, लेकिन एक निराशाजनक बात इस बात की है कि आखिरकार उत्तराखंड की जो वैक्सीनेशन की खेप है वो नहीं पहुंची है। राज्य सरकार की तरफ से ये जरूर ढिलाई है कि आखिरकार दावा तो जरूर था कि 1 मई से उत्तराखंड में कोविड वैक्सीनेशन का जो अभियान शुरू होगा वो शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन कोविड वैक्सीनेशन उत्तराखंड में नहीं पहुंची है। तो करीब अब ये जरूर माना जा रहा है कि 1 सप्ताह और लगेगा जब सीरम इंस्टीट्यूट से उत्तराखंड में कोविड वैक्सीनेशन की खेप पहुंचेगी। तो वो उसको लेकर भी तैयारियां करने के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण एक समीक्षा बैठक चल रही है आज, और लगातार करीब 4 घंटे हो चुके हैं और करीब 4 घंटों में प्रदेश के अलग अलग जिलाधिकारी हों या फिर स्वास्थ्य अधिकारी हों, उनके साथ में वो रूबरू हो रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। अच्छा। और आखिरकार एक बड़ी चुनौती कोविड की है। टेस्टिंग का क्या हाल है विनोद? क्योंकि देखिए जब जैसे ही कुंभ संपन्न होने वाला था, ये चीजें थी कि वहां पर टेस्टिंग जो है बहुत पेंडिंग मामले थे, उनकी रिपोर्ट नहीं आ रही थी, वो लोग कहां ये किसी को पता नहीं था, और अब उसका विस्फोट कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। टेस्टिंग का क्या हाल है? अभी भी क्या हम उस चरण पे हैं कि टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, लोगों को ट्रेस किया जाए, आइसोलेट किया जाए, तो और भी संक्रमण को रोका जा सकता है? स्नेहलता, देखिए टेस्टिंग लगातार उत्तराखंड के तमाम जितने भी बॉर्डर्स हैं वहां पर चल रही है, और ऐसे में जितने भी उत्तराखंड में आने वाले लोग हैं उनको RT-PCR और नेगेटिव रिपोर्ट लेकर अपनी आनी पड़ रही है, तभी उत्तराखंड में उनको एंट्री दी जा रही है। और जिसके चलते अब लगातार एक तरफ जहां टेस्टिंग को लेकर बड़े मामले
पेंडिंग भी है, क्योंकि लगातार करीब कई हज़ार ऐसे मामले हैं जिनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। वो भी एक चिंता का सबब है, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो उनको ऐसा नकारा नहीं जा सकता कि उनमें अधिकांश जो संख्या होगी वाकई वो विनोद, नेगेटिव की हो। अस्थायी अस्पताल बनाना, रेमडेसिविर मंगाना, ऑक्सीजन मंगाना, लोगों के लिए स्टाफ मुहैया कराना, इतने लंबे चौड़े प्रोसेस में पड़ना ही नहीं पड़ेगा अगर टेस्ट करके आइसोलेट करके लोगों को घरों में कैद कर देंगे। इतना सिंपल है, लेकिन अभी सारी चीजें ध्वस्त होने की कगार पर नहीं पहुंची हैं। देखना है कि इस पर कितने अच्छे से काम होता है। आपका शुक्रिया। और आगे वाली खबर पे भी हम आपसे जानकारी लेंगे, क्योंकि बड़ी बात यह है, हरिद्वार में नए कोविड अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर तैयारियां दुरुस्त रखी जा सकें। तो हरिद्वार की तस्वीरें देख रहे हैं आप, और आने वाली परिस्थितियों को देखते हुए ये तैयारियां पहले से करनी पड़ रही हैं। जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि जैसे ही मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं, प्रशासन मान के चल रहा है कि इस नए स्ट्रेन के साथ अगर लोगों की भीड़ आती है तो उसे कैसे मैनेज किया जाएगा। चलिए हम सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी पंकज का और उनसे जानकारी लेते हैं। पंकज, ये अस्पताल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसमें कितने बेड हैं और अभी क्या हालात हैं हरिद्वार के, ये बताइए आप। इसमें लता देखिए काफी गंभीर हालात हैं हरिद्वार के। हालांकि एक राहत बड़ी खबर ये आई है कि कल जो आंकड़े आए थे वो पिछले दौरान से कुछ कम थे। 896 आंकड़े कल आए थे और ये 1000 से कम थे, क्योंकि पिछले दौरान कुंभ के बाद से लगातार आंकड़े 1000 के ऊपर जा रहे थे, तो थोड़ी सी राहत है। लेकिन मौतों की संख्या में इजाफा हुआ है, 15 मौत हरिद्वार जिले में हुई है, तो ये गंभीर मसला है। हालांकि प्रशासन अब दावे कर रहा है कि जो कुंभ के लिए कोविड सेंटर पर जो हॉस्पिटल बनाए गए थे, आजाद चिकित्सालय या दूसरे हॉस्पिटल बनाए थे, उनका अधिग्रहण किया जाएगा और वहां पर कोविड सेंटर बनाए जाएंगे। लेकिन वहां पर दिक्कतें ये है कि वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है। जो डॉक्टर कुंभ के लिए तैनात किए गए थे उनकी ड्यूटी कल तक थी, यानी कि 30 अप्रैल तक नोटिफिकेशन खत्म होने के बाद उनकी ड्यूटी स्वतः ही समाप्त हो गई है। तो ये गंभीर मसला है कि कैसे तमाम डॉक्टरों की वहां ड्यूटी लगाई जाएगी। और इस वक्त मैं दूधाधारी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ और पीछे मेरे जो गेट देख रहे हैं दूधाधारी हॉस्पिटल का ही है। ये 500 बेड का हॉस्पिटल है। हालांकि ये कुंभ के दौरान कोविड हॉस्पिटल था, अब जिला प्रशासन ने इसे अधिग्रहण कर लिया है। और ये बात सामने निकल कर आ रही है कि जिला प्रशासन के सहयोग से बाबा रामदेव यानी कि पतंजलि योगपीठ इन दोनों हॉस्पिटल का संचालन करेगा। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार के पास व्यवस्थाएं नहीं है। सरकार ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा। देखिए, अस्पताल दिख रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये अस्पताल काम तभी करेगा जब इसमें स्टाफ होगा, लोग रहेंगे। ये जरूर पता लगाइएगा कि कुंभ की ड्यूटी से आए तमाम कर्मचारी और डॉक्टर क्या वो इस हालत में है कि वो अपनी ड्यूटी लगातार यहाँ कंटिन्यू कर पाए, उनकी क्या स्थिति है, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले एक और खबर दर्शकों तक पहुंचा दें। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, आंकड़ों को जान लीजिए आप। 24 घंटे के भीतर 5654 नए केस आए हैं, यानी 5654 नए केस हैं। 24 घंटे के भीतर 122 लोगों की मौत। ये आंकड़े हैं। जिस जनसंख्या घनत्व के साथ उत्तराखंड दिखाई देता है, उसके लिहाज से 24 घंटे के भीतर 5654 नए केस का आना एक खतरे की घंटी है। जहां 24 घंटे के भीतर 122 लोगों की मौत हुई है। तो ये है इस वक्त की खबर। जहां आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे, 24 घंटे के भीतर 5654 नए केस आए हैं। 24 घंटे में 122 लोगों ने दम तोड़ दिया है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते मामलों का ग्राफ आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। जहां 24 घंटे के भीतर 5654 नए केस आए हैं, 122 लोगों की जान गई है। यह बताने के लिए काफी है कि संक्रमण पूरी रफ्तार में आ चुका है या आने के संकेत हैं। तो चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी पंकज का, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि ये जो आंकड़े हैं, और देखिए आंकड़े बताने के लिए काफी हैं पंकज की 122 लोगों ने दम तोड़ दिया है। और हरिद्वार की स्पेसिफिकली बात करें तो कल की बड़ी खबर बनी थी कि 5 संतों की मौत हुई है। उनको किस तरीके से आइसोलेट किया गया है, क्या उनको ट्रेस किया जा रहा है, किस तरीके से वहां देखा जा रहा है?
इसलिए तो देखिए कुंभ के बाद से जब शाही स्नान हुए तो उसके बाद से ही तमाम संतों के कोरोना पॉजिटिव मिलने का सिलसिला शुरू हो गया था और तमाम संतों को ट्रेस किया जा रहा था। जो संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो ये जितने भी संतों की डेथ हुई है ये 50 साल से अधिक उम्र के हैं। तो ये गंभीर मसला है कि सरकार ने पहले से ही व्यवस्था नहीं बनाई थी। मेला प्रशासन यदि पहले से ही कोविड को लेकर सतर्क रहता शाही स्नान से पहले तो जो संतों की मौत हुई है ये नहीं हो पाती। कल भी 2 संतों की मौत हुई है और इस तरह से आंकड़ा तकरीबन 1 दर्जन से ऊपर संतों का पहुंच गया है और अभी भी कई संत कोरोना पॉजिटिव है जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं मेले की प्रशासन की पहले पर्याप्त नहीं थी और अब क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो अब कोशिश की जा रही है कि हरिद्वार में हालात सुधारे जाए। हरिद्वार में ही पूरे प्रदेश भर में हालातों को सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब इस तरह से बेकाबू मामले हो गए हैं कि प्रशासन के जो भी इंतजाम है वो सारे नाकाबी साबित किसी हो के रहे भी हैं। हाथ पांव फूल जाए। अस्पताल बनाएंगे कुंभ का जो भीड़ था, जो भीड़ थी, जितने लोग आए थे, उसके बाद प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है कि अब लोगों को खोजें, उनको वैक्सीनेट करें या फिर अगर वो पॉजिटिव हैं तो आइसोलेट करें। आपका शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। चलिए हल्द्वानी की बात कर लेते हैं। सुशीला तिवारी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती एक महिला ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ इसका ये वीडियो, जिसमें महिला पानी के लिए गुहार लगा रही थी। महिला के मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा था। सोशल मीडिया के माध्यम से वो गुहार कर रही थी, जिसके बाद गुरुवार देर शाम उसकी मौत हो गई। वहीं मौत के बाद अस्पताल प्रशासन पर मरीजों की ठीक से देखभाल नहीं करने का आरोप लगाया जा रहा है। हेलो एवरीवन, मैं सुशीला तिवारी से कोविड सर्वाइवर बोल रही हूँ। यहाँ पर कल रात से पीने का पानी खत्म है। प्लीज़ आप टैप्ड पीने का पानी डोनेट करें जल्द से जल्द, सब परेशान हैं। दुखद है कि एक कोविड पेशेंट थी, काफ़ी सीवियर कैटेगरी में थी, सीरियस थी। हमारे डॉक्टरों ने जो है पूरा उनका इलाज किया, भरसक प्रयत्न करने के बाद भी जो है उनकी डेथ हो गई थी। हमारे यहाँ पे जो है आईसीयू में वो एडमिट थी। जो भी पेशेंट आईसीयू में एडमिट रहता है और इसमें जो है उनके गले में थोड़ा सा ये रहता है, हमेशा सूखा सा रहता है, पर पानी की कोई ये नहीं है। हम हर पेशेंट के उसमें जो है पानी की पर्याप्त मात्रा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो कोरोना की रफ्तार को देखते हुए प्रदेश सरकार ने फिलहाल 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया है, मगर हरिद्वार की मैक्सी टैक्सी यूनिट इसका विरोध कर रही है। यूनियन की मांग है कि 4 धाम यात्रा को शर्तों के साथ शुरू किया जाना चाहिए। यूनियन का कहना है कि कोरोना की वजह से उनका कारोबार पहले से ही चौपट है। ऐसे में 4 धाम यात्रा अगर स्थगित की जाती है तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पर पुनः विचार करें। जब कुंभ का मेला 2021 का कोरोना की नियम शर्तों पर हो सकता है, जब पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं, जब बंगाल में चुनाव हो सकता है, जब अन्य राज्यों में चुनाव हो सकता है, तो ये 4 धाम यात्रा क्यों नहीं संचालित हो सकती? कोरोना संक्रमण के दौरान फलों की बिक्री काफी बढ़ गई है, खासतौर पर वो फल जो ज्यादा फायदेमंद हैं, विटामिन सी युक्त हैं, जिसमें नारियल, कीवी, मौसमी संतरा के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं पपीता भी महंगा हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि मंडी से ही फलों के दाम काफी बढ़कर मिल रहे हैं और ऐसे में तमाम लोग जिनको ये हिदायत दी जा रही है कि अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, फलों का सेवन कीजिए, सब्जियों का सेवन कीजिए, लेकिन अब जो रेट हैं, जो दाम है, वो आसमान को छूने को तैयार हैं। हाइड्रेट रहने की सलाह दी जाती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे, इसलिए नारियल पानी खूब पीजिए। और कोरोना पेशेंट्स को भी ऐसा कहा जाता है, लेकिन सबके दाम बहुत ऊपर है। 50 से भैया 55 रुपये का खरीदार है हमारा, मंडी से जो होलसेल रेट है, और भैया इसको हम 70 से 60 रुपये तक का बेच रहे हैं भैया। जैसे छोटे बड़े पीस होते हैं या पैकेट वगैरह में होते हैं भैया, उसी हिसाब से बेचना पड़ता है इसको। अलग जगह के अलग अलग रेट हैं सब जगह के, और अगर आप राजपुर रोड की तरफ जाओ तो वहाँ तो करीब 100 भी हो सकता है, 100 प्लस भी हो सकता है, और कहीं इधर की तरफ मंडी की तरफ जाओ तो वहाँ पर 70 भी मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं पी रहा हूँ, यहाँ 60 का दे रहे हैं भैया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत सिंह रावत का कहना है कि सभी सरकारी अस्पतालों को पीपीई मोड से हटा दिया जाना चाहिए, उन्हें कोविड अस्पताल बना देना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। ये जो कुमाऊं गढ़वाल की निर्भरता है जिस पे 2-3 जिलों की, रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय जिसे पीपीई मोड में दे दिया गया है, उस पीपीई मोड को तत्काल ख़त्म करके उसकी पूरी क्षमता से वहाँ 100-150 बेड का हॉस्पिटल कोविड का स्थापित करके वहाँ पर लोगों के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए, आईसीयू की व्यवस्था की जाए और लोगों में जो भय व्याप्त हो गया उसको समाप्त किया जाए।
मसूरी में बन रही बहुउद्देशीय पार्किंग तैयार होने से पहले ही धराशायी हो गई। पार्किंग का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है। पार्किंग का निर्माण करीब 31 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा था। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी अब हादसे की जांच कर रहे हैं। तो ये देखिए मसूरी की तस्वीरें हैं। ये पार्किंग पहले ही धराशायी हो गई। कैसे हो गया भाई? मसूरी किंगक्रेट में बन रही बहुउद्देशीय पार्किंग कहीं ना कहीं सवालों के घेरे पर है। इस समय हम मौजूद है और करीब 4 बजे ये पूरा जो एक एरिया है ये बिल्कुल गिरकर धराशायी हो गया है। काफ़ी बड़ी त्रुटि इसको मानी जा रही है कि जो पार्किंग अब निर्माण के अंतिम छोर पे थी उसमें एकाएक इतनी बड़ी त्रुटि। इसको लेकर हम साइट इंजीनियर से बात कर लेंगे आखिर किस तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम आई और इतना बड़ा जो ये हादसा होते होते बच गया। किसी की जान की नुकसान की खबर यहाँ पर नहीं है। जो ये पूरा प्लेंथ है ये गिर के नीचे आ गया। सर अगर बात करी जाए तो क्या मान रहे हैं ऐसा इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? स्लैब कास्टिंग चल रही थी कल, तो उसके बाद सडनली रात को मुझे कॉल आई कि ये नीचे गिर गया है। तो अभी इसमें देखते हैं कि क्या आगे निकलता है, इसमें कैसे ये हुआ इसकी दिक्कत। पर ऐसे में जो पिलर है ये पूरे धराशायी हो गए हैं तो ये तो पूरी पार्किंग ही सवाल के घेरे में आ गई ना सर? जी बिल्कुल वो चीज़ तो है, लेकिन अभी जांच होगी तो भी देखो पता चलेगा कि मतलब क्या इसमें कारण का भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कोई स्पष्ट नहीं। तो ये कब तक तैयार होनी चाहिए? कितने करोड़ की ये पार्किंग? अब तो अंतिम छोर पे चल रहा था ये काम पूरा। 32 करोड़ की थी, 31.76 का, और अभी लास्ट स्टेज पे ही थी। मतलब हमारा स्ट्रक्चरल काम कंप्लीट हो चुका था, तो फाइनली चल रहा था, फ्लैट कास्टिंग चल रही थी। तो कोई उच्च अधिकारी यहाँ पहुँचे, लोक निर्माण विभाग वगैरह? जी लोक निर्माण विभाग के यहाँ से पहुँचे। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी यहाँ पहुँच गए हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे साथ पंकज अग्रवाल हैं जो सहायक अभियंता हैं लोक निर्माण विभाग है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा वजह क्या रही। सर बहुउद्देशीय पार्किंग थी, क्या वजह मानते हैं कि इतना बड़ा ये पूरा प्लेन गिर गया? ये पूरा नहीं गिरा है, एक बीम बीच में से मुझे लग रहा है बीच से ये थोड़ा सैग हुआ तो दोनों तरफ से खींचकर नीचे गिर गया है। बाकी तो ये मलबा हटा रहे हैं हम धीरे धीरे। मलबा हटाने के बाद उसका देखा जाएगा उसमें क्या कमी रही है। आज तो क्या मानते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी त्रुटि है, अगर ये बन के गिर जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, परंतु अभी निर्माण धीरे में गिर गया ये। नहीं, इसमें देखा जाएगा कि मलबा हटाकर क्या है और जो हमें कमी पाई गई उसे सही किया जाएगा। तो अब फिलहाल इसकी जाँच की जा रही है? हाँ, अभी मलबा हटाकर जाँच अभी आ रहे हैं अधिकारी लोग हमारे। ये से हमारे साथ पंकज अग्रवाल जो कह रहे हैं पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि एक बहुउद्देशीय पार्किंग थी, काफ़ी लंबे समय से ये निर्माणाधीन थी और अब अंतिम छोर में ये पार्किंग का निर्माण कार्य चल रहा था और ये माना जा रहा था कि आने वाले 2 से 3 महीने में इसको विधिवत रूप से शुरू कर दिया जाएगा। परंतु ये इसका जो इतना बड़ा भाग यहाँ पर गिर गया है ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है इंजीनियर्स पर, उन ठेकेदार पर जो इस पार्किंग को बना रहे थे कि आखिर कहाँ पर ये टेक्निकली दिक्कत रही जो इतना बड़ा नुकसान हो गया। गनीमत रही कि यहाँ पर उस समय कोई लेबर काम नहीं कर रही थी, अन्यथा बहुत बड़ा जानमाल का नुकसान यहाँ पर हो सकता था। मैं सुनील सोनकर, एबीपी गंगा, मसूरी। ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने के लिए पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पुलिस ऑक्सीजन प्लांट की निगरानी कर रही है, साथ ही निर्धारित कोटे के हिसाब से ही गैस सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है ताकि कालाबाजारी ना हो सके। पौड़ी में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर कोरोना वैक्सीनेशन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जैसे ही प्रदेश को वैक्सीन मिलती है उसके बाद टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने शहर में वैक्सीन के लिए चयनित किए गए 3 केंद्र का निरीक्षण किया और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। टिहरी में जिला अस्पताल बौराड़ी में कोविड वैक्सीनेशन के लिए दूर दराज से आने वाले ग्रामीणों को कई घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन उनका नंबर आ ही नहीं रहा है। वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों की अस्पताल में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है वो गाड़ी बुक कराकर वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे, मगर भीड़ इतनी ज्यादा है कि उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ढीला काम कर रहा है, सही काम दे रहा है, यहाँ सोशल डिस्टेंस नहीं हो रहा है। आप ही बोल रहे हैं कि हमारा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। ये जनता बेवकूफ है। यहाँ पे जो घर में बच्चे छोड़ के आ गए, यहाँ पे लोग मर रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन बहुत ढीला है, तो प्रशासन प्लीज टच कीजिए। प्रशासन पूरा काम नहीं कर रहा है।
उन्होंने बताया था, रिक्वेस्ट किया था कि वो अगर वैक्सीन लगवाने आए तो अपने पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा के आए, क्योंकि यहाँ सर्वर रजिस्ट्रेशन जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं तो कभी सर्वर नहीं चल रहा है, जिससे यहाँ बहुत भीड़ हो जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग कोई भी पालन नहीं कर रहा है। मैंने कई बार कई लोगों को बोल दिया, बहुत से लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, तो अवेयरनेस जनता को हम लोग बार बार दे रहे हैं। नैनीताल जिले के कोविड प्रभारी मंत्री बंशीधर भगत ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को जिले की सभी सुविधाओं को और बेहतर करने के निर्देश दिए। नैनीताल जिले में अभी 4784 लोग होम आइसोलेशन में हैं और बंशीधर भगत ने कहा कि RT-PCR टेस्ट और चेकिंग के बिना कोई भी बाहरी शख्स नैनीताल में एंट्री ना करे। इस पर जनपद नैनीताल में मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं कोविड की समीक्षा करूं। मेरे जिला अधिकारी और एडिशनल CMO साहब और सभी लोगों के साथ आज विचार विमर्श किया, तो उसमें जो निकल के आया है मोटा एक हमारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कमी हो रही है, जिसके लिए हमने शासन में सेक्रेटरी सचिन कुर्वे साहब से भी बात की है, जिलाधिकारी ने भी बात की है और उधम सिंह नगर से भी हमने रिक्वेस्ट किया है, वहाँ से भी हम लेने की सोच रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास सुशीला तिवारी में जो 415 बेड हैं उसमें 370 मरीज भर्ती हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सीएम तीरथ सिंह रावत से बातचीत की। इस दौरान प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर उनकी बातचीत हुई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए सरकारी और प्रशासन को तैयारियां और तेज करनी होंगी और इसी मद्देनजर उन्होंने सीएम से मुलाकात की, अपनी बात सामने रखी। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए, उसका संज्ञान लेते हुए आज मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की कि ऑक्सीजन जीवन दान के लिए अति आवश्यक है। खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों ने मुझे फ़ोन करके जानकारी दी, सभी ने लगभग, कि ऑक्सीजन की कमी है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास 350-400 सिलेंडर होने चाहिए, भरने की दिक्कत नहीं है, सिलेंडर मिल जाएं तो भरे रहें, ताकि जीवन रक्षक के रूप में इस समय ऑक्सीजन काम कर रही है। कोरोना के कहर के बीच पिथौरागढ़ से राहत भरी खबर है। जिले को सरकार की तरफ से 9 एम्बुलेंस भेजी गई हैं। एम्बुलेंस के आने पर अब मरीजों को अस्पताल पहुंचने में सहूलियत होगी। महाकुंभ का समापन हो गया है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ का आयोजन किया था। इस अवधि के दौरान कुंभ के 3 शाही स्नान हुए। कुंभ के शांतिपूर्ण समापन पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि ने सरकार का आभार जताया है। कुंभ मेला 2021 महाकुंभ हरिद्वार का आज अंतिम दिन है। इस कोरोना महामारी से लड़ते हुए उत्तराखंड सरकार ने जिस तरह से कुंभ मेला कराया, वह सभी संतों ने प्रशंसा की। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।